कैसे हैं आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डील करने वाले हैं, जो है लेसन प्लान के ऊपर। मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में 2 बार पूछा गया था कि आप जो है एक टीचिंग के लिए एक लेसन प्लान बनाइए जो एक टीचर प्रिपेयर करता है। ठीक है, ये 8 नंबर का क्वेश्चन है जो 2025 में भी एक बार पूछा गया था और उसके पहले भी एक बार पूछा गया था। तो ठीक है, हम इसे स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम लोग लेसन प्लानिंग क्या होती है ये भी देखेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे कि क्या क्या एक अच्छा लेसन प्लान में कंटेंट होना चाहिए। उसके बाद जो है हम लोग इसकी स्टेप्स भी देखेंगे कि जो लेसन प्लान है उसके क्या क्या स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं और किस तरीके से जो लेसन प्लान को बनाया जाता है। उसके बाद हम लोग लेसन प्लान भी देखेंगे। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि सभी को जो है ईजी लैंग्वेज में नोट्स मिल सके। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए हो तो आप मेरा जो डिस्क्रिप्शन में मेल दिया हुआ है उस पर मुझसे कांटेक्ट करके पीडीएफ ले सकते हो। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि लेसन प्लानिंग होती क्या है। लेसन प्लानिंग इज़ द टीचर्स मेंटल एंड इमोशनल विजुअलाइजेशन ऑफ द क्लासरूम एक्सपीरियंस एज ही शी प्लान्स टू ऑकर। लेसन प्लानिंग टीचर्स की मेंटल और इमोशनल विजुअलाइजेशन होती है, उनकी क्रिएटिविटी होती है जो वो क्लासरूम में डिफ़ाइन करता है कि वो एक स्टूडेंट को क्या पढ़ाना चाह रहे हैं। एक पूरी क्लासरूम में एक पर्टिकुलर पीरियड में वो किस टॉपिक पे पढ़ाना चाह रहे हैं, वो क्या डिलीवर करना चाह रहे हैं, ये इनका प्री प्लान्ड प्रेजेंटेशन होता है, जिससे टीचर्स को हेल्प होती है, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होता है। उनको ये पता रहता है कि मुझे एक क्लास में जाकर एक पीरियड में क्या पढ़ाना है, कौन कौन से टॉपिक्स क्लियर करने हैं, क्या मेरा मेथड ऑफ टीचिंग रहेगा। ये सारी चीज़ें लेसन प्लान के थ्रू क्रिएट की जाती है। लेसन प्लान की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर हम पढ़ें कि हम एक गुड लेसन प्लान कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो सबसे पहले इट शुड बी रिटन। लेसन प्लान को हमें लिखना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम उसे लिखेंगे हमारी विजुअलाइजेशन, हमारी क्रिएटिविटी और हमारे एक्सपीरियंसेस को जब हम रिटन फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे तब हम उसे अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे कि कहाँ कहाँ हम लैकआउट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ हमें सुधार करना चाहिए। सेकंड चीज़ होती है इट शुड हैव क्लियर एम्स। उसके जो एम्स होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो क्लियर होने चाहिए कि वो क्या डिलीवर करना चाह रहे हैं। कंफ्यूजिंग लेसन प्लान्स हमें क्रिएट नहीं करने हैं, हमें हमारा एम क्लियर रखना है कि हमें फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस लेसन प्लान बनाना है, वो भी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को सिंपल फॉर्म में हमें स्टूडेंट्स के पास पहुंचाना है। थर्ड, इट शुड बी लिंक्ड विद प्रीवियस नॉलेज। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं और हम एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दें जिसके बारे में बच्चों को कोई आइडिया ही नहीं हो। बच्चों को जो भी टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए। फोर्थ, इट शुड बी डिवाइडेड इनटू यूनिट्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जा रहे हैं और हमारे एक ही लेसन प्लान में हम पूरी की पूरी जो यूनिट है उसे कवर कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। एक यूनिट में बहुत सारे लेसन्स होते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स होते हैं जो हम एक साथ कवर नहीं कर सकते। इसलिए हमें इन्हें छोटे छोटे पार्ट्स में क्लियर और इम्पॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, इट शुड कंटेन अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर। इसमें सब्जेक्ट मैटर अप्रोप्रिएटली होना चाहिए कि उसकी इन्फॉर्मेशन, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी मीनिंग, उसके पर्पसेस, उसके एप्लीकेशंस, ये सारी चीज़ें उस लेसन प्लान में होनी चाहिए। इट शुड इंडिकेट द समरी। ओवरऑल जो हम एक लेसन प्लान बना रहे हैं हमें उसे उसकी एक समरी भी प्रोवाइड करनी आनी चाहिए कि हम एक लेसन प्लान में क्या क्या पढ़ा पाए हैं। अब हम देखेंगे कि क्या क्या स्टेप्स होती है एक गुड लेसन प्लान को क्रिएट करने के लिए। सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है ऑब्जेक्टिव्स। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग अ पर्टिकुलर लेसन शुड बी स्टेटेड एज पर द कम्पिटेंसी टू बी डेवलप अमंग्स चिल्ड्रन। जो भी ऑब्जेक्टिव्स टीचिंग के लिए, एक पर्टिकुलर लेसन के टीचिंग के लिए हम चूज़ कर रहे हैं, वो चिल्ड्रन की कॉम्पिटेंसी यानी कि वो कितना एक्वायर कर सकते हैं उस टॉपिक से, उसको ध्यान में रखकर क्रिएट की जानी चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स जनरली 2 टाइप के होते हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। नाउ सेकेंड स्टेप वी हैव कंटेंट। इज़ द सब्जेक्ट मैटर जो कि हम एक लेसन प्लान में कवर करते हैं। जो भी सब्जेक्ट
चैप्टर या टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो लिमिटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उसमें सारी चीज़ें एक साथ डाल दें। जो मैटर होना चाहिए वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए और जो स्टूडेंट्स होती है उनके डे टू डे लाइफ से वो रिलेट करना चाहिए और साथ ही उनकी प्रीवियस नॉलेज से भी वो रिलेट करना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स एकदम से नया टॉपिक एक्वायर ग्रैस्प नहीं कर सकते हैं। Now in the third step we have methods. The most appropriate method by थर्ड स्टेप वी हैव मेथड। तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है मेथड्स। इसमें हम ये चूज़ करते हैं कि किस टेक्निक से एक टीचर को पढ़ाना चाहिए जिससे कि बच्चे को बहुत अच्छे से जो सब्जेक्ट मैटर हम पढ़ाना चाह रहे हैं वो समझ आ सके। इस मेथड्स में बहुत सारे टीचिंग एड्स का भी यूज़ होता है जो कि इंटरेस्टिंग बनाता है एक लेसन प्लान को। फोर्थ स्टेप है इवैल्यूएशन। जो भी टीचर ने पढ़ाया है ओवरऑल लेसन प्लान में उसे वो इवैल्यूएट करना चाहिए कि बच्चा उससे क्या सीखा है, कितना सीखा है, कितना ज़्यादा बच्चे ने उस लेसन प्लान से ग्रैस्प किया है। अब हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ लेसन प्लानिंग। क्या क्या मेथड्स यूज़ होती है एक लेसन प्लानिंग के लिए। बहुत सारी इसमें मेथड्स का यूज़ होती है। सबसे पहले है प्लानिंग। प्लानिंग कि हम कौन सा टॉपिक यूज़ कर रहे हैं, हमने कैसा उसका लेसन प्लान बनाया है, ये सारी चीज़ें आ जाती है प्लानिंग के अंदर। नाउ सेकंड वी हैव प्रिपरेशन और इंट्रोडक्शन। जो कंटेंट हमने बनाया है हमें उससे अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है कि हमें उसकी प्रेजेंटेशन कैसे देनी है। फिर हमें उसे इंट्रोड्यूस करवाना है स्टूडेंट से। जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट होता है वो लिंकिंग पार्ट होता है स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज से। इसमें चिल्ड्रन के अंदर क्यूरियोसिटी हम क्रिएट करते हैं और उसके सारे सेंसेस एक्टिव हो जाते हैं ये जानने के लिए कि अब आगे क्या, जो हमने पहले पढ़ा है उससे और आगे क्या चीज़ है, कौन सी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हमें नहीं पता है और कौन सा ऐसा नया नॉलेज है जो हम इस लेसन के थ्रू जानेंगे। इसीलिए इंट्रोडक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर स्टूडेंट्स। इंट्रोडक्शन जो होता है वो जनरली 5 to 7 मिनट्स का होता है जिसमें हम टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं लिंकिंग इट विद द प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स। थर्ड स्टेप है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन इन्वॉल्व द ऑब्जेक्ट ऑफ लेसन एंड एक्सपोजर ऑफ स्टूडेंट्स टू न्यू इन्फॉर्मेशन। इसमें हम ऑब्जेक्ट बताते हैं उस लेसन प्लान का और स्टूडेंट को न्यू नॉलेज से इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि यहाँ से अब एक्चुअल लेसन प्लान स्टार्ट होता है फॉर टीचर्स एंड फॉर स्टूडेंट्स। इसमें टीचर जो होते हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं, अपने नॉलेज शेयर करते हैं और स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। वो ओवरऑल लिसन करते हैं केयरफुली और साथ साथ में अपने जो क्यूरियस क्वेश्चंस होते हैं वो भी टीचर से पूछते हैं। इस प्रेजेंटेशन में टीचर्स को बहुत सारे टीचिंग एड्स का यूज़ करते हैं। टीचिंग एड्स क्या होते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। टीचिंग एड्स एक हेल्पफुल एड होते हैं जिससे हम एक लेसन प्लान को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। ये बहुत सारे टाइप्स के होते हैं जिससे के बारे में हम बाद में बात करेंगे। फोर्थ स्टेप है कंपैरिजन या एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, हमेशा न्यू आइडियाज़ या नॉलेज को हम अपने डेली लाइफ सिचुएशन से कंपेयर करें या एसोशिएट करें कि ये ऐसा होता तो क्या होता, अगर ये ऐसा है तो ये ऐसा क्यों नहीं है। ये सारी चीज़ें जो आप लेसन प्लान में पढ़ा रहे हो वो आपको एसोशिएट करनी आनी चाहिए ताकि बच्चे समझ सके कि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो हमारे डे टू डे लाइफ में कहाँ रिलेट कर रही है, कहाँ कंपैरिजंस ड्रॉ हो सकते हैं। नाउ फिफ्थ स्टेप इज़ जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर स्टूडेंट्स को ये समझ में आना चाहिए कि वो कैसे जो इन्फॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड की गई है उससे उसका कंक्लूजन कैसे निकाल सके, उसे कहाँ कहाँ यूज़ कर सके, क्या वो उसका मतलब समझ पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें जनरलाइजेशन के अंदर आती है। टीचर इस चीज़ में स्टूडेंट को गाइड करता है कि आपको इस टॉपिक के अंदर क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स के ऊपर होता है कि वो इस चीज़ का क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। नाउ सिक्स स्टेप वी हैव एप्लीकेशन। जो लेसन प्लान का नॉलेज बच्चों ने गेन किया है वो कैसे सर्टन सिचुएशंस या डेली लाइफ सिचुएशंस में उसे अप्लाई कर सके। उन्हें ये स्टूडेंट्स के अंदर एक डिज़ायर क्रिएट होनी चाहिए कि कैसे वो जो लेसन उन्हें मिला है उसे यूज़ कर सके, उसे कहीं अप्लाई कर सके और उससे उनकी नॉलेज को अफेक्ट कर सके अच्छे वे में।
इसीलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि एक स्टूडेंट को जो नॉलेज मिली है वो उसे अप्लाई करना सीखे कि उससे कहाँ कहाँ अप्लाई किया जा सकता है, वो कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है। ये स्टूडेंट को आना चाहिए और यही टीचर का भी मोटिव होना चाहिए। फिर आता है रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन जो होता है वो कोई भी शॉर्ट ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के थ्रू होता है। इसमें जो टीचर होता है वो जितना भी सारा उसने समझाया होता है, नॉलेज दी होती है एक बच्चे को, उसका एक ओवरऑल टेस्ट लेता है कि बच्चे ने कितना ग्रैस्प किया है, वो कितना चीज़ें समझ पाया है, कितना अच्छे से समझ पाया है। ये सारी चीज़ें रिकैप्चुलेशन के अंदर अंदर आती है। उसके बाद 8th स्टेप और लास्ट स्टेप है होम लेसन्स या होम असाइनमेंट्स। इसमें स्टूडेंट जो रहता है वो असाइनमेंट करके लाता है घर से। 8th स्टेप वी हैव होम असाइनमेंट्स। होम असाइनमेंट्स वो प्रोसेस है जिसमें जो स्टूडेंट रहता है उसे होमवर्क मिलता है जो भी टॉपिक आज पढ़ाया गया है उसके बारे में, ताकि वो अपनी जो भी नॉलेज उसने ग्रास्प की है उसका यूज़ करके जो भी वर्क उसे प्रोवाइड किया जा रहा है उसको कंप्लीट करके ला सके। इससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज़ बढ़ती है, उनकी क्रिएटिव थिंकिंग भी क्रिएट होती है। इसीलिए हम होम असाइनमेंट को बहुत प्रेफर करते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि हाईली स्ट्रक्चर्ड लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है। ये उसका ओवरऑल फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में ही एक लेसन प्लान बनाया जाता है। ये बहुत ही शॉर्ट वर्जन में आपको दिखा रही हूँ, इसको आपको डिटेल्ड वर्जन बनाना होगा जो मैं आपको आगे बताऊँगी। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है नेम ऑफ़ टीचर। जो टीचर यहाँ पर बना रहा है लेसन प्लान उसका नाम आता है। उसके बाद जो क्लास, जिस क्लास के लिए वो लेसन प्लान बना रहा है, यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल स्कूल क्लास ली है। आप यहाँ पर कोई भी क्लास, जैसे आप अगर कॉलेज में पढ़ा रहे हो तो आप उस क्लास का नाम मेंशन कर दीजिए। फिर सब्जेक्ट मैंने यहाँ बायोलॉजी लिया है। आप कोई भी नर्सिंग के टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स का इसमें यूज़ कर सकते हैं। यूनिट, जो भी यूनिट आप पढ़ा रहे हैं, मैंने यहाँ पर यूनिट लिया है न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स। उसके बाद नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कितने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो। डेट एंड टाइम, किस टाइम पर और किस डेट पर आप ये लेसन प्लान, किस डेट और किस टाइम के लिए आप ये लेसन प्लान बना रहे हो, वो यहाँ पर मेंशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं 5 जुलाई 2025। ये आप अपने हिसाब से लीजिए जब भी आप पढ़ा रहे हैं। ये सिर्फ एक फॉर्मेट है, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग डिटेल्स फिल कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं टॉपिक ऑफ लेसन। जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर टॉपिक सेलेक्ट किया है फोटोसिंथेसिस। नाउ प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट। इसमें आपको ये बताना है कि आप कैसे रिलेट करेंगे उस स्टूडेंट को उसकी प्रीवियस नॉलेज से। आप डायरेक्ट क्लास में आकर ये नहीं पढ़ा सकते कि बच्चों चलिए आज हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। आपको ऐसे कुछ क्यूरियस क्वेश्चन करने चाहिए जिसका जवाब बच्चों को आना चाहिए और वो रिलेट कर सके। जैसे यहाँ मैंने लिया है वेयर डू वी गेट फूड फ्रॉम। बच्चों से हम पूछेंगे कि आपको पता है कि आप जो ये खाना खाते हो वो कहाँ से मिलता है, तो बच्चों को उसका जवाब पता होगा कि प्लांट से मिलता है। तो फिर वहाँ से हम ये जो टॉपिक हमने लिया है उसे रिलेट करेंगे। इसे बोलते हैं प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट को रिलेट करना आज के टॉपिक से। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर उसके बाद मेथड ऑफ़ टीचिंग। मेथड ऑफ़ टीचिंग बहुत टाइप की होती है, जैसे लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, क्वेश्चनर मेथड, एक्सप्लेनिंग मेथड। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी मेथड का यूज़ कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का यूज़ किया है। इसमें हम बहुत सारे जो ऑडियो विजुअल एड्स है उनकी मदद से एक लेसन प्लान कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है वो देखेंगे। मेरी मेथड ऑफ टीचिंग है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। रिसोर्सेज जो आपके पास अवेलेबल है। मेरे पास, जैसे मैंने आपको बताया, ऑडियो विजुअल एड्स जिसमें कि ब्लैक बोर्ड और चार्ट्स का यूज़ किया गया है, इसलिए मैं यहाँ पर बच्चों को ब्लैक बोर्ड और चार्ट की मदद से पढ़ाऊँगी। ये मेरे रिसोर्सेस हो गए हैं। सेंट्रल ऑब्जेक्टिव कि आप क्यों पढ़ाना चाह रहे हैं, ये चीज़ें क्या है, क्यों पढ़ाना चाह रहे हैं। तो मेरा सेंट्रल ऑब्जेक्टिव इस चीज़ को फोटोसिंथेसिस को पढ़ाने का ये है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनका बायोलॉजी में इंटरेस्ट क्रिएट हो, वो ये जाने कि साइंटिफिक फैक्ट क्या होते हैं, कैसे ये हम खाना खा रहे हैं, हम जिंदा है,
हम इस अर्थ पर रह रहे हैं, तो हमें जो सारी चीज़ें मिल रही है वो कैसे मिल रही है, ये सारी इसके सेंट्रल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आ सकती है। इसमें हम साइंटिफिक, लॉजिकल और रीजनिंग एप्टीट्यूड जनरेट करते हैं स्टूडेंट्स के अंदर। इसमें इसके थ्रू जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग पावर भी बढ़ती है बायोलॉजिकल टर्म्स को लेके। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, अगर हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करें तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है। ये हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है कि बच्चा ये जाने कि फोटोसिंथेसिस होती क्या है, जो टर्म फोटोसिंथेसिस है उसका मतलब क्या है। फिर उन बच्चों को ये पता होना चाहिए कि जो फोटोसिंथेसिस है वो कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसके एडवांटेजेस है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये सारी चीज़ें उसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में आ जाएगी। उसके बाद में अब हम देखते हैं कि एक लेसन प्लान का जो एक्चुअल फॉर्मेट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। जो कंटेंट मैटर है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे टाइम, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट, टीचिंग मेथड, स्टूडेंट एक्टिविटी, ऑडियो विजुअल एड्स, इवैल्यूएशन। टाइम मतलब आप कितने कितने देर कितनी कितनी चीज़ों को दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें आ जाएगी टाइम के अंदर। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स 3 टाइप के होते हैं, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। सबसे पहले आपको बच्चों को बताना है कि आप किस चीज़ के बारे में पढ़ा रहे हैं। उसके बाद उस चीज़ के बारे में आप जितनी नॉलेज बच्चों को दे सकते हैं सिंपलर फॉर्म में वो आप देंगे नॉलेज के थ्रू। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को समझ में आना चाहिए कि आप क्या पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे से रिलेट ही नहीं कर पाए। अगर बच्चे रिलेट ही नहीं कर पाएंगे तो उस लेसन प्लान को पढ़ाने का मतलब क्या है, वो टॉपिक तो उनके सर के ऊपर से चला जाएगा। इसलिए अंडरस्टैंडिंग इज़ मस्ट। इसलिए जितना हो सके उतनी सिंपलर लैंग्वेज में आप बच्चों को पढ़ाइए कि आप क्या पढ़ाना चाह रहे हैं, कौन सा टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं। उसके बाद आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन वो पार्ट है जहाँ पर बच्चा खुद अप्लाई करेगा कि जो उसने नॉलेज ग्रैस्प की है वो कहाँ कहाँ उसके यूज़ में आ रही है। ये वाली चीज़ें ये टोटली बच्चों के ऊपर होती है। जितना वो पढ़ेगा, जितना वो अंडरस्टैंड करेगा, उतना ज़्यादा वो अप्लाई कर पाएगा। कंटेंट की बात करें तो स्टार्टिंग होती है इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन जनरली 5 to 7 मिनट्स का होता है। इससे ज़्यादा हम कोई भी टॉपिक का इंट्रोडक्शन नहीं देते हैं। इंट्रोडक्शन में हम डायरेक्ट डेफिनेशन पर नहीं जाते हैं। इंट्रोडक्शन में क्वेश्चंस आते हैं, जैसे हमने टॉपिक लिया है फोटोसिंथेसिस, तो इसमें टॉपिक्स आ जाएंगे या क्वेश्चंस आ जाएंगे। वेयर डू वी गेट आवर फूड फ्रॉम, ये चीज़ टीचर पूछेगा बच्चों से, तो बच्चा बताएगा वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये चीज़ें बच्चों को पता है, ये चीज़ तो बेसिक नॉलेज है और ये उसे प्रीवियस नॉलेज से भी मिली हुई है, इसीलिए वो इसका आंसर देगा। फिर स्टूडेंट क्यूरियस होगा कि मैम ये क्यों पूछ रही है, सर ये क्यों पूछ रहे हैं क्वेश्चन। उसके बाद जो टीचर रहेगा वो वापस से पूछेगा वेयर डू एनिमल्स गेट फूड फ्रॉम, क्योंकि अब हम तो ह्यूमंस हैं, हम प्लांट और एनिमल दोनों से फूड ले सकते हैं, लेकिन एनिमल्स भी तो है, वो कहाँ से फूड लेते हैं, उनका भी तो कोई सोर्स होगा। तो बच्चे क्यूरियस होंगे तो वो फिर अपना दिमाग चलाएंगे और अपने प्रीवियस नॉलेज से इस चीज़ को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और कुछ बच्चे जो कनेक्ट कर पाएंगे वो इसका आंसर दे सकते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो भी तो प्लांट से ही अपना खाना लेते हैं। हाँ, इसमें ये चीज़ आती है, कुछ एनिमल्स कार्निवोरस होते हैं, कुछ एनिमल्स हर्बीवोरस होते हैं और कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो ऑमनिवोरस होते हैं। तो ये भी डिफ़र करता है एनिमल टू एनिमल। पर बेसिकली जो हम एक बात करें अगर, तो एनिमल्स को भी प्लांट सोर्सेस चाहिए अपने लिविंग बीइंग के लिए, क्योंकि प्लांट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो अब उसके बाद टीचर फिर पूछेगा कि अब आपको क्या ये पता है कि प्लांट अपना फूड कहाँ से लेते हैं। तो बच्चों को इतना तो नॉलेज होगा और वो आंसर देंगे कि प्लांट अपना फूड जो है वो खुद बनाते हैं, पर उनको ये नहीं पता होगा कि वो कैसे बनाते हैं। तो टीचर अब कनेक्ट करेगा कि आपको पता है कि वो कैसे बनाते हैं, क्या आपको उस प्रोसेस का नाम पता है। तो बच्चों को वो चीज़ें नहीं पता होगी, क्योंकि उनके प्रीवियस नॉलेज में सिर्फ उनको इतना पता है कि प्लांट मेक देयर ओन फूड एंड दैट्स वाई दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। इसीलिए जो टीचर रहेगा फिर वो बच्चों को बताएगा कि प्लांट अपना फूड एक प्रोसेस के थ्रू बनाता है, जिस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। ये सारी चीज़ें आ जाएगी इंट्रोडक्शन में। ये जनरली 5 to 7 मिनट्स का रहेगा, मैक्सिमम 7 मिनट्स इसकी लिमिट है, इससे ज़्यादा इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं जाता है। उसके बाद जो टीचर रहता है वो अपना स्टेटमेंट ऑफ एम बताता है, उसका मेन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कि
फोटोसिंथेसिस क्या है, जिसके बारे में बच्चों को नॉलेज नहीं है, पर अब तक बच्चों में क्यूरियोसिटी जाग चुकी है कि फोटोसिंथेसिस क्या है, कैसे फूड बनाता है प्लांट अपना खुद का फोटोसिंथेसिस की मदद से। तो अब बच्चा ये जानने की पूरी कोशिश करेगा और अपना पूरा अटेंशन टीचर्स के थ्रू देगा। अब इसके बाद में जो टीचर रहेगा वो बहुत सारे ब्लैक बोर्ड पे ड्राइंग बना सकता है या चार्ट्स का यूज़ कर सकता है। जो ब्लैक बोर्ड और चार्ट है वो ऑडियो विजुअल एड्स के अंदर आता है। ऑडियो मतलब हम बोलना, और विजुअल जो चीज़ें देख सकते हैं हम। इसकी मदद से जो टीचर है वो बच्चों को समझाएगा कि आखिर फोटोसिंथेसिस क्या है। सबसे पहले वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस यानी उसकी मीनिंग को डिफ़ाइन करेगा कि फोटोसिंथेसिस होती कैसे है। इसमें जो टीचर है वो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस, केमिकल फार्मूला और जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस which are carbon dioxide, water and sunlight is called photosynthesis. This process is done in the presence of sunlight. इसका मतलब है कि जो प्रोसेस होती है ग्रीन प्लांट्स के अंदर, जिसमें वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड H2O और सनलाइट, इसकी मदद से वो अपना फूड बनाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ये इसकी मीनिंग हो गई। और यही सारी चीज़ें जिसमें हम ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ कर रहे हैं, उस मेथड को हम बोलते हैं लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इसमें स्टूडेंट्स केयरफुली लिसन करेगा जो भी कंटेंट टीचर उसे बता रहा है, क्योंकि अगर टीचर सिर्फ बोल रहा है, उसे बच्चों को कुछ भी शो नहीं कर रहा है, तो बच्चा बोर हो जाएगा। क्योंकि ये सिर्फ एक पासिव कम्युनिकेशन है जिसमें टीचर बोल रहा है और बच्चा सुन रहा है। तो हमें जनरली ऐसा मेथड ऑफ टीचिंग नहीं लेना चाहिए जिसमें बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं हो। इस मेथड में बच्चों का भी एक्टिव पार्टिसिपेशन है, क्योंकि हम उनसे क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, वो उनका आंसर्स भी दे रहे हैं, और फिर हम लोग ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ कर रहे हैं जिसके थ्रू बच्चा विजुअलाइज करेगा, वो देखेगा, उसके माइंड में वो चीज़ चलेगी, और अगर उस बच्चे के माइंड में वो चीज़ चलेगी तो फिर वो उस चीज़ के बारे में सोचेगा और इंटरेस्ट जगेगा, जिससे वो उस चीज़ के बारे में, उस टॉपिक के बारे में और जानने की कोशिश करेगा। ये आ गई हम उसके मीनिंग में। नाउ थर्ड स्टेप जो कंटेंट में आएगा वो रिक्वायरमेंट की। फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट क्या है, फोटोसिंथेसिस क्यों चाहिए। तो बेसिक सा आंसर है इसका, पर ये चीज़ें बच्चों को नहीं पता है। रिक्वायरमेंट में आ जाएगा कि फूड प्रिपरेशन, अगर प्लांट्स अपना फूड नहीं बनाएंगे, तो अगर प्लांट्स ही अपना फूड नहीं बना पाएंगे तो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स अपना फूड किसके थ्रू ले पाएंगे। इसीलिए ये इसकी रिक्वायरमेंट है, और ये हमारे इकोलॉजिकल साइकिल को भी बैलेंस करता है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम एडवांटेजेस पे कि फोटोसिंथेसिस के एडवांटेजेस क्या क्या है। ये सारी चीज़ें एक लेसन प्लान के अंदर आनी चाहिए। ये इसका कंटेंट हो गया। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हमने फोटोसिंथेसिस लिया था, तो उसके भी हमने 4 ही सब्जेक्ट मैटर लिए, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, रिक्वायरमेंट एंड एडवांटेजेस। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा टॉपिक ले लेते हैं तो बच्चों को समझ नहीं आ पाएगा, वो मेमोराइज नहीं कर पाएगा। इसलिए आप जितना टॉपिक को छोटा बना सके उतना अच्छा है, और जितना अच्छे से उसे समझा सके उतना अच्छा है। ये सारी चीज़ें होने के बाद जो मेन क्वेश्चन आता है कि क्या बच्चे को समझ आया है, तो वो चीज़ें हम देखते हैं इवैल्यूएशन के थ्रू। इवैल्यूएशन में हम रिकैप्चुलेशन क्वेश्चंस देते हैं। रिकैप्चुलेशन क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें हम शॉर्ट ऑब्जेक्टिव्स दे देते हैं, या 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर पूछते हैं बच्चे से क्लास में उसी टाइम। जैसे ही हमारा जो लेक्चर ख़त्म होता है उसके बाद हम एज अ समरी बताते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। उसके बाद में बच्चों से पूछा जाता है कि बच्चों को क्या क्या समझ में आई। ये सारी चीज़ें रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन में आती है, जो कि इवैल्यूएशन का ही पार्ट है। फिर दूसरा जो पार्ट इसमें आता है वो होता है होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट जो बच्चों को घर पे करने के लिए दिया जाता है, कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर बच्चों को घर पे
घर पे से ढूंढ के लाना होता है वो आ जाता है होम असाइनमेंट में। ये भी इवैल्यूएशन का ही एक पार्ट है जिससे कि टीचर ये जान पाता है कि किस बच्चे को कितना चीज़ें समझ आ पाई। उसके बाद रेफरेंसेस कि कहाँ कहाँ से आप इस चीज़ के बारे में पढ़ सकते हैं, ये चीज़ें आपको रेफरेंसेस के थ्रू पता चलेगी। फिर रिमार्क जो है वो टीचर देते हैं बच्चों को कि वो इस बेसिस पर देते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। होम असाइनमेंट और रिकैप्चुलेशन क्वेश्चंस में उनने जैसा परफॉर्म किया है उसके बेसिस पर उन्हें रिमार्क्स मिलता है। तो जैसा कि आपने देखा, आज हमने एक लेसन प्लान का फॉर्मेट और उसके मेथड, स्टेप्स और उसका इम्पोर्टेंस देखा। ये एक जनरल लेसन प्लान का फॉर्मेट है। इसमें आप आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन फिल करना है वो फिल कर सकते हैं। ये एक शॉर्ट फॉर्म है। मैं आपके लिए इसका एक लॉन्ग फॉर्म लाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।